नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे उस महान व्यक्ति की जिसने भारत को सिर्फ आज़ादी ही नहीं दिलाई बल्कि सत्य, अहिंसा और आत्मबल का ऐसा संदेश दिया जो पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक बन गया। जब भी स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है महात्मा गांधी का। वे न केवल एक राजनीतिक नेता थे बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक क्रांति के प्रवर्तक थे, जिन्होंने हमें सिखाया कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि सत्य और धैर्य में होती है। गांधी जी का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि यदि हमारे भीतर दृढ़ विश्वास और अडिग संकल्प हो तो बिना हिंसा के भी एक साम्राज्य की नींव दिलाई जा सकती है। तो आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं उस महात्मा के जीवन की अमर गाथा। महात्मा गांधी भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के समय भारत भ्रमण हेतु आए एक यूरोपियन यात्री से जब पूछा गया था कि वो भारत में क्या देखना चाहता है तो उसका उत्तर था पर्वत श्रेष्ठ हिमालय, ताजमहल और महात्मा गांधी। गांधी जी इतने प्रसिद्ध न संपत्ति के कारण बने न सत्ता के कारण, उनके गुणों के कारण ही वे प्रसिद्ध हुए। वे सदैव अपने तत्वों को आचरण में लाते थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। बुराई करने वाले को भी वे कभी दुष्ट या बुरा नहीं समझते थे, उसका भी वे भला चाहते थे, सबका भला चाहते थे। हर समय और हर चीज उन्हें अच्छी लगती थी। सभी से वे प्यार करते और जीवन भर द्वेष भावना को नष्ट करने तथा प्रेम फैलाने का कार्य करते रहे। प्राचीन काल से भारत में ऐसे प्रेम करने वाले व्यक्ति महात्मा कहलाते गए हैं। सत्यवादी और धार्मिक माता पिता। गांधी ये उनका पारिवारिक नाम था। गांधी अनेक सालों से व्यापार करते थे। वे पोरबंदर नामक गांव में रहते थे। अब ये गांव गुजरात राज्य में शामिल है। इस गांव को पत्थर की दीवारों ने घेरा हुआ है। सूर्य प्रकाश में ये पत्थर चमकते थे, इसलिए इस गांव को श्वेतपुरी नाम से भी जानते थे। गांधी जी के दादाजी उत्तम चंद गांधी पोरबंदर के राजा के दरबार में दीवान थे। उनके पुत्र थे करमचंद गांधी, महात्मा जी के पिता। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। करमचंद गांधी कुछ समय तक पोरबंदर के दीवान रहे, बाद में राजकोट के दीवान बने। अपने पिताजी के समान वे भी प्रामाणिक और साहसी व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम था पुतलीबाई। मोहनदास उनके सबसे छोटे पुत्र थे। करमचंद गांधी बहुत ही व्यवहारी व्यक्ति थे। गांधी जी ने अपनी जीवनी में अपने पिताजी का वर्णन इस प्रकार किया है। मेरे पिताजी अपने वंश पर प्रेम करने वाले, सत्यवादी, वीर और उदार थे। उनके घर में रामायण और महाभारत के पाठ बार बार होते थे। उनके यहाँ जैन, पारसी और मुस्लिम विद्वानों की धार्मिक चर्चाएं भी होती रहती थीं। गांधी इन सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे। पुतलीबाई प्रतिदिन मंदिर जाती। वे अपने साथ मोहनदास को भी ले जाती थी। वे कठिन व्रत और उपवास रखती थी। धार्मिक कार्य तो जैसे उनके जीवन के प्राण थे। मोहनदास पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। बहुत सालों के बाद अपने बचपन को याद करते हुए गांधी जी कहते हैं, यदि मुझ में कुछ पावित्र्य है तो वो मेरी माता जी के कारण। सेवा, स्वार्थ त्याग और दूसरों के लिए प्रेम, ये गुण गांधी जी ने अपनी माता जी से ग्रहण किए थे। विद्यार्थी गांधी जी। गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष की आयु तक पोरबंदर में हुई। बाद में राजकोट में उनकी शिक्षा चालू हुई। बचपन में गांधी जी अत्यंत शर्मीले थे, बड़ों के दोष कभी नहीं निकालते, बहुत आज्ञाकारी थे। एक बार निरीक्षक उनकी शाला में आए। शिक्षक ने बच्चों को कुछ अंग्रेजी शब्द लिखने के लिए कहा। गांधी जी ने केटल शब्द की स्पेलिंग गलत लिखी थी। जब शिक्षक के ध्यान में यह बात आई तब उन्होंने इशारे से गांधी जी के पास बैठे विद्यार्थी की नकल कर स्पेलिंग सही करने के लिए कहा, परंतु गांधी जी ने वैसा नहीं किया। उनके मन में विचार आया कि जिस शिक्षक ने उन्हें नकल करना बुरा है, ये सीख दी, वे ही आज उन्हें नकल करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ये उचित नहीं है। तथापि अपने शिक्षक के प्रति उनका आदर जरा भी कम नहीं हुआ।
उसी समय गांधी जी को 2 नाटक देखने का मौका मिला। एक था श्रवण की पितृभक्ति और दूसरा था राजा हरिश्चंद्र। इन दोनों नाटकों का गहरा प्रभाव उनके मन पर पड़ा। श्रवण की अपने वृद्ध माता पिता के प्रति भक्ति अपने आप में एक आदर्श है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए अतीव दुख सहन किया। गांधी जी सोचने लगे कि क्या वे उनकी तरह जीवन बिता सकेंगे। संवेदनशील बालमन पर आदर्शवादी नाटकों ने गहरा प्रभाव डाला। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने माध्यमिक शाला में प्रवेश किया। वहां वे बुरी संगत में फंस गए, परंतु जल्द ही उन्हें अपनी मूर्खता का अनुभव हुआ और वे सही रास्ते पर लौट आए। गांधी जी का एक सहपाठी शेख मेहताब बलवान लड़का था। वो खेल और क्रीड़ा में हमेशा सभी को मात देता था। गांधी जी को विश्वास हुआ, यदि अंग्रेज शासकों को अपने देश से निकालना है तो हमें शेख जैसा बलवान बनना चाहिए और इसलिए मांसाहार जरूरी है। इस झूठे विश्वास ने उनके मन में पक्की जड़ पकड़ ली। वे छिपकर मांस खाने का प्रयत्न करने लगे, पर उन्हें वो स्वाद पसंद नहीं आया। इसी तरह वे धूम्रपान करने लगे। एक बार अपने भाई का कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने सोने की चोरी की। अपनी इच्छानुसार आचरण करने का स्वातंत्र्य नहीं है, इस कारण वे दुखी हुए और निराश क्षण में उन्होंने धतूरे के जहरीले बीज खाकर मरने का विचार किया। परंतु समय पर वे इतना साहस नहीं जुटा पाए और वैसा न कर पाए। अंत में अपने आचरण पर उन्हें दुख हुआ। उन्होंने पत्र में अपना अपराध कबूल किया और वो पत्र कांपते हाथों से अपने पिताजी को दिया। पिताजी ने पत्र पढ़ा, परंतु वे एक शब्द भी नहीं बोले। सिर्फ उनकी आंखों से दुख से अश्रु झरने लगे। ये देखकर गांधी जी का हृदय पिघल गया। वे अपने आत्मचरित्र में इस प्रसंग का उल्लेख भाव विवश होकर करते हैं। उन प्यार भरे मौक्तिकाश्रु से मेरा हृदय साफ हुआ, मेरे पाप धुल गए। प्राथमिक तथा माध्यमिक शाला में गांधी जी एक सर्वसामान्य विद्यार्थी थे। कोई गुण विशेष उनमें दिखाई न पड़ा। शाला में उन्होंने कभी किसी खेल में हिस्सा नहीं लिया। अपने मित्रों में भी वे अच्छे से घुल मिल नहीं सकते थे। कोई उनका मजाक उड़ाएगा, ये भय हमेशा उनके मन में भरा रहता था। धर्म की महान शक्ति। गांधी जी का विवाह कस्तूरबा से जब हुआ, उस समय वे 13 वर्ष के थे। कस्तूरबा की आयु भी लगभग इतनी ही थी। ये बाल विवाह था और उन दिनों बाल विवाह की प्रथा थी। गांधी जी के पिताजी का देहांत हुआ तब उनकी आयु 16 साल की थी। उस समय वे एक बालक के पिता थे। गुजराती के कवि श्यामलाल भट्ट की गुजराती कविता उन दिनों गांधी जी ने पढ़ी थी। उस कविता का गहरा प्रभाव उनके मन पर पड़ा। कविता का भावार्थ था, जो एक प्याला पानी दे उसे उत्तम भोजन दे, जो स्नेह से प्रणाम करता है उसे विनम्रता से प्रणाम करें, कोई एक पैसे से भी सहायता करता है उसे सोने से लाद दो। विद्वानों ने इसी कृति और इसी आचरण को अपनाने की सलाह दी है। हर सेवा का प्रतिदान 10 गुना अधिक सेवा से करें। मानव सभी एक हैं, इसलिए बुराई का उत्तर भी भलाई से देकर मानवता को अपनाओ। ये कविता गांधी जी के जीवन का आदर्श बन गई। वे समझ गए कि बदला लेने की भावना सच्चा धर्म नहीं है। मानव धर्म क्या है, ये वे समझ गए। इंग्लैंड में माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद कुछ समय गांधी जी ने भावनगर के सामलदास कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखी। एक दिन गांधी जी के घर आए एक स्वामी जी बोले, इस लड़के को शिक्षा के लिए इंग्लैंड क्यों नहीं भेजते? आपका परिवार पुनः सम्मानित होगा। यह विचार गांधी जी को बहुत भाया। वैद्यकीय शास्त्र की पढ़ाई करने की उनकी तीव्र इच्छा थी, परंतु उनके भाई को यह पसंद न था। दूसरी ओर समुद्र को पार करना धर्म के विरुद्ध समझा जाता था। उनकी माताजी ने भी अनुमति नहीं दी। उन्हें भय था कि कहीं उनका पुत्र मदिरा और मांसाहार न लेने लगे। अंततः गांधी जी ने अपनी माताजी को वचन दिया कि वे किसी प्रकार के अनैतिक काम नहीं करेंगे और माताजी की अनुमति प्राप्त की। यद्यपि उनके भाई कोई अमीर आदमी नहीं थे, फिर भी उन्होंने खर्च का सारा बोझ उठाना स्वीकार किया। अंत में यह तय हुआ कि गांधी जी इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करेंगे और बैरिस्टर बनेंगे। उस वक्त गांधी जी की आयु केवल 19 वर्ष थी।
उन्हें 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना होना था। समाज के वरिष्ठ लोगों को यह मालूम होते ही उन्होंने यात्रा का विरोध किया, परंतु गांधी जी ने यह बात नहीं मानी और वे इंग्लैंड की ओर निकल पड़े। गांधी जी ने कुछ ज्येष्ठ व्यक्तियों से लंदन के आचरण के बारे में तथा इंग्लिश समाज में आचरण के बारे में जो प्रथाएं प्रचलित थीं, उन सब की जानकारी प्राप्त की। उनके मित्रों ने उन्हें कहा कि इंग्लैंड जैसे शीत देश में मद्य तथा मांसाहार बिना रहना बहुत ही कठिन है, परंतु गांधी जी ने माता को दिया हुआ वचन निभाने के लिए कठिन प्रयास किए। उन्होंने शाकाहारी होटल खोज निकाला और वहां जो कुछ भी मिलता वो खाकर संतोष मानते। प्रतिदिन अपने निवास से होटल तक जाने के लिए उन्हें बहुत चलना पड़ता था। उसे उन्होंने कभी कष्टप्रद नहीं माना। आखिर उन्होंने स्वयं भोजन पकाने का निर्णय लिया। गांधी जी ने इंग्लिश ढंग रहन सहन अपनाने का प्रयास किया, फ्रेंच भाषा सीखी, नृत्य करना और सार्वजनिक भाषण की कला सीखने का भी प्रयास किया। उनका व्यय बढ़ने लगा। उनमें से एक भी कला वे सीख न पाए। तब उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें पैसे भेजने के लिए उनका भाई कठिन संघर्ष कर रहा होगा, तो उन्होंने फिजूल खर्च बंद किए और सादगीपूर्ण जीवन बिताने लगे। पढ़ाई ये एकमात्र लक्ष्य बन गया। गांधी जी ने एक इंग्लिश परिवार के साथ घनिष्ठ मित्रता के संबंध बढ़ाए। उन्होंने अविवाहित होने का नाटक रचा। उस परिवार की 2 वयस्क लड़कियों के साथ वे काफी मुक्त व्यवहार करते। ऐसा लगता था कि उनकी ये मित्रता मर्यादा का उल्लंघन न कर बैठे। गांधी जी के लिए यह कसौटी का समय था। उसी समय माता को दिया वचन उन्हें याद आया और वे नैतिक पतन से बच गए। उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस घर की स्त्री से क्षमा याचना करते हुए पत्र लिखा और कबूल किया कि वे एक विवाहित पुरुष हैं और एक बालक के पिता भी। गांधी जी इंग्लैंड में 2 वर्ष 8 महीने रहे। उन्होंने बार एट लॉ की पदवी प्राप्त की। एक दिन भी वहां और न रुककर उन्होंने 12 जून 1891 को भारत वापस आने के लिए यात्रा आरंभ की। इंग्लैंड के अपने वास्तव्य में गांधी जी ने शाकाहारी भोजन में कुछ प्रयोग किए। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी भी कारणवश मनुष्य को मांसाहार नहीं लेना चाहिए। उस समय के कुछ महान व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर बेंझंट से गांधी जी का परिचय हुआ। अपने 2 अंग्रेज थियोसॉफिस्ट मित्रों के साथ गांधी जी ने प्रथमतः श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी। सर एडविन अर्नोल्ड ने श्रीमद् भगवत गीता का जो अनुवाद अंग्रेजी में किया है, उस अनुवाद को एकत्र बैठकर उन्होंने गहराई से पढ़ा समझा। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों की ओर गांधी जी की रुचि उत्पन्न हुई। ये रुचि समय के साथ बढ़ती ही चली गई। गीता की सीख ही गांधी जी की आत्मिक शक्ति का उद्गम थी। आगे क्या? भारत लौटने पर एक बहुत बड़ा दुख गांधी जी को झेलना पड़ा। जब इंग्लैंड में थे तभी उनकी माता जी का देहांत हुआ था, परंतु उनके भाई ने यह समाचार उन्हें नहीं भेजा था। इंग्लैंड में गांधी जी सपना देखा करते थे कि भारत लौटकर वे अपनी माता जी को बताएंगे कि उन्हें दिया हुआ वचन निभाने के लिए गांधी जी ने कितना संघर्ष किया, और यह सुनकर उनकी माता जी कितनी खुश होंगी। परंतु गांधी जी को यह खुशी न मिल सकी। अब गांधी जी 22 वर्ष के एक युवक थे। उनके पुत्र हीरालाल 4 वर्ष के थे। मुंबई में उन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ वकालत आरंभ की, परंतु कोर्ट में मुकदमे की पैरवी करने में उनकी हिम्मत धोखा दे गई। अपना प्रथम मुकदमा वे ना चला पाए। अपने व्यवसाय के प्रति बहुत निराश हो गए। योग्य काम उन्हें नहीं मिला। अंत में वे राजकोट वापस लौटे। उनके भाई भी बहुत निराश हुए। उसी समय गांधी जी के बड़े भाई लक्ष्मीदास के पोरबंदर के दीवान बनने की आशा उत्पन्न हुई थी, परंतु उन्होंने ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की नाराजगी अपने आप मोल ली थी। गांधी जी जब लंदन में थे तब इस पॉलिटिकल एजेंट से मिले थे, इसलिए लक्ष्मीदास की स्वाभाविक इच्छा थी कि गांधी जी अपने भाई की सिफारिश करें। यद्यपि गांधी जी की इच्छा नहीं थी, फिर भी वे पॉलिटिकल एजेंट से मिले और अपने भाई का समर्थन किया। उन्हें चेतावनी दी गई कि इस प्रकार की विनती करना अयोग्य है, फिर भी गांधी जी ने अपने भाई के प्रति समर्थन जारी रखा। इससे एजेंट त्रस्त हो गया और अपने नौकरों को आदेश देकर गांधी जी को दरवाजे की राह दिखाई। गांधी जी अत्यंत लज्जित हो गए।
परंतु वे लाचार थे। अपनी इस दयनीय स्थिति से उन्हें अत्यंत दुख हुआ। इस कटु घटना ने उनके जीवन के मोड़ को संपूर्णतया बदल दिया। दक्षिण अफ्रीका से बुलावा। गुजरात के कुछ व्यापारियों के दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार संबंध थे। उनमें से एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला शेठ के रिश्तेदार गांधी जी के भाई के मित्र थे। उन्होंने गांधी जी के भाई से पूछा कि क्या वे उनके व्यापारी रिश्तेदारों की मदद के लिए दक्षिण अफ्रीका जा सकेंगे। उनका मुकदमा न्यायालय में अनिर्णित पड़ा हुआ है। इस काम में 1 वर्ष लग जाएगा। गांधी जी का वहां का खर्च वो व्यापारी वहन करेगा और गांधी जी को फीस के रूप में 105 पाउंड अलग से दिए जाएंगे। गांधी जी सिर्फ अपने व्यवहार से निराश नहीं थे, बल्कि इंग्लिश पॉलिटिकल एजेंट द्वारा लज्जित किए गए थे। सो उन्हें यह सुनहरा मौका लगा। अपने भाई की सम्मति से गांधी जी 1893 के अप्रैल में दक्षिण अफ्रीका के लिए जहाज पर चढ़ गए। उस समय वे 24 वर्ष के थे। क्या आपके पास आत्मसम्मान है? नाटाल राज्य के डरबन शहर में आगमन के 3-4 दिन बाद गांधी जी पगड़ी पहनकर न्यायालय गए। न्यायाधीश महोदय के ध्यान में यह बात आते ही उन्होंने पगड़ी उतारने का आदेश दिया। मुस्लिम लोगों को छोड़कर अन्य सारे भारतीयों को न्यायालय के सम्मान की खातिर अपनी पगड़ी उतारनी पड़ती थी। गांधी जी ने पगड़ी उतारना अस्वीकार कर दिया। वे न्यायालय के बाहर निकल आए। दक्षिण अफ्रीका में यह पहला अपमान गांधी जी को सहना पड़ा। 1 सप्ताह के बाद गांधी जी रेल से यात्रा कर रहे थे। उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। गाड़ी मारिट्सबर्ग स्टेशन पहुंची। वो कड़ाके की ठंडी रात थी। ऐसे समय एक रेलवे अधिकारी गांधी जी के पास आया और उसने एक गोरे के लिए गांधी जी को अपनी जगह खाली करने के लिए कहा। गांधी जी ने ये नामंजूर किया। तब रेल अधिकारियों ने पुलिस की मदद से उनका सामान फेंक दिया और उन्हें भी जबरदस्ती गाड़ी से उतार दिया। गाड़ी आगे बढ़ गई। गांधी जी बेचारे अकेले उस अंधेरे प्लेटफॉर्म पर अपने अपमान पर देर तक विचारों में डूबे बैठे रहे। भारत में गोरे अधिकारी ने उन्हें अपमानित किया था, यही बात यहां भी घटी। दुख से उनका हृदय भर गया। दूसरे दिन उन्होंने अपनी यात्रा चालू की। आधी यात्रा घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर और थोड़ी रेलगाड़ी में। सिर्फ यूरोपियन लोग ही घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठकर यात्रा करते थे। गांधी जी उनके पास नहीं बैठ सकते थे। वे गाड़ीवान के पास बाहर बैठे। थोड़ी देर बाद उन्हें पायदान पर बैठने का आदेश दिया गया। गांधी जी ये अपमान सहन न कर सके। उन्होंने आदेश का पालन करना अस्वीकार किया। गाड़ी के निरीक्षक ने, जो यूरोपियन था, गांधी जी को चाबुक से पीटना शुरू किया। गांधी जी ने प्रहार सहन किए, परंतु अपनी जगह से हिले तक नहीं। अंत में यात्रियों ने निरीक्षक को रोका। इस प्रकार गांधी जी ना कही जा सकने वाली लज्जा का विषय बन गए। परंतु उन्हें मालूम हो गया कि इस प्रकार का अपमान अफ्रीका में बसे भारतीयों के भाग्य में ही है, तो उनमें बहुत परिवर्तन हुआ। सन 1860 से भारतीयों ने अफ्रीका में वास्तव्य करना प्रारंभ किया था। उनमें से बहुत से अंग्रेजों की मालकियत के गन्ना, चाय तथा कॉफी के बागों में मजदूरी करते थे। यूरोपियनों की दृष्टि में सारे भारतीय कुली थे। जो व्यापारी थे वे कुली व्यापारी। बैरिस्टर गांधी कुली बैरिस्टर माने जाते थे। गिरमिट और सैमी, इन अपमानजनक शब्दों से उनको बुलाया जाता था। नाटाल में रात्रि 9 बजे के बाद भारतीयों को बाहर घूमने की अनुमति नहीं थी। ऑरेंज फ्री स्टेट में भारतीय संपत्ति नहीं बना सकते थे और ना ही खेती के मालिक या व्यापारी बन सकते थे। ट्रांसवाल में भारतीय जमीन पर स्वयं का अधिकार न जमा पाता। उल्टे उसे वास्तव्य के लिए 3 पाउंड का कर भार देना पड़ता था। गंदी जगह में भारतीयों को रहना पड़ता था। एक बार गांधी जी को रात 9 बजे के बाद बाहर रहने के कारण गश्त देने वाले सिपाही ने मारा था। संक्षेप में भारतीय मानव नहीं समझे जाते थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले हजारों भारतीयों की इस प्रकार ये जीवन मृत्यु की समस्या थी। ये आत्मसम्मान की समस्या थी। सारे भारतीय इस लज्जास्पद व्यवहार को मूक रहकर सहन करते थे। बैरिस्टर गांधी, आत्मसम्मान की लड़ाई के नेता। गांधी जी अब्दुल्ला शेठ के मुकदमे को आपस में सुलझाने में सफल हो गए।
उनका दक्षिण अफ्रीका में मुकदमे का काम पूर्ण हो गया। भारत लौटने का समय आ गया। उन्हें विदा करने के लिए एक सभा आयोजित की गई। वहां पर जो एकत्रित हुए थे उनकी उस दिन छपे एक समाचार पर चर्चा हुई। समाचार का शीर्षक था भारतीयों का मतदान का अधिकार। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ और समय दक्षिण अफ्रीका में रुकने की और मदद करने की प्रार्थना गांधी जी से की जाए। गांधी जी मान गए। जो सभा गांधी जी को विदा देने के लिए बुलाई गई थी वो अब दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को उनके नागरिक अधिकार दिलवाने के लिए लड़ने वाले कृति समिति में बदल गई। इससे गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में रहने की नींव डाली गई। इस प्रकार भारतीयों के अधिकार के बीज बोए गए। गांधी जी ने एक संगठन बनाया जिसे नाटाल भारतीय कांग्रेस कहा गया। भारतीयों के संघर्ष को चलाना यह इस संगठन का कार्य था। गांधी जी ने भारतीयों का अपना मत नामक पत्रिका भी शुरू की। ये पत्रिका संघर्ष की जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। इस पत्रिका ने दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों में एकता और आत्मसम्मान की भावना निर्माण की। इसी बीच गांधी जी एक बार भारत आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित रहे। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों की कठिनाइयों संबंधी भाषण दिया। कांग्रेस ने उनके संघर्ष के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी जब तक भारत में रहे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की समस्याओं के बारे में कुछ भाषण दिए। उनके भाषणों को गलत तरीके से समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया। दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों ने जब यह पढ़ा तो वे गांधी जी पर बहुत नाराज हुए और उनके लौटने की राह देखने लगे। जैसे ही गांधी जी जहाज से उतरे कि गोरे लोगों ने उन पर आक्रमण किया। गांधी जी का जीवन असुरक्षित था। गांधी जी को फांसी दो नारे चलते रहे। ईंटों के टुकड़े, सड़े अंडे उन पर फेंके गए। इस अत्यंत चिंताजनक समय एक यूरोपियन पुलिस अधिकारी की पत्नी हिम्मत से गांधी जी को सुरक्षित जगह ले गई। अपने इस संघर्ष में गांधी जी दृढ़ थे। उन्होंने सारे भारतीयों को एकत्रित किया और संघर्ष जारी रखा। उस समय जुलू नामक अफ्रीका के मूल निवासी ब्रिटिशों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। गांधी जी ने अपने संघर्ष को रोक दिया। उन्होंने रेड क्रॉस कोर बनाकर जख्मी सैनिकों की सेवा की। यह बहुत बड़ा सेवा कार्य था। ब्रिटिश शासकों ने इसकी प्रशंसा की और गांधी जी को कैसर-ए-हिंद पदक देकर सम्मानित किया। सत्याग्रह का जन्म। सन 1907 के अंत में दक्षिण अफ्रीका के शासन ने एशियाई जो दक्षिण अफ्रीका में बसे हैं उनके विरोध में कानून अधिक कड़े कर दिए। एशियाटिक एक्ट नाम से इसे जाना गया। इस एक्ट के अनुसार 8 वर्ष से अधिक आयु के मूल एशियाई स्त्री पुरुषों ने अपने नाम दर्ज करवाना अनिवार्य था। सिर्फ ईसाइयों के विवाह को ही सरकार वैध मानती। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू तथा मुस्लिम धार्मिक रिवाजों के अनुसार जो दंपत्ति विवाहित होते उन्हें वैध विवाहित पति पत्नी नहीं समझा जाता। एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने पर भी बंधन थे। गांधी जी ने सलाह दी कि रजिस्ट्रेशन लॉ का पालन न किया जाए। इससे भयानक संघर्ष शुरू हो गया। गांधी जी ने उसे सत्याग्रह कहा। यह आत्मिक तथा प्रेम की शक्ति की क्रूरता तथा हिंसा के विरोध में प्रयोग था। सत्याग्रह के लिए उन्होंने पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को प्रशिक्षित किया और अपने संगठन को शांति सेना नाम दिया। नाटाल से ट्रांसवाल में प्रवेश कर कानूनी अवज्ञा हो, यह उनका आयोजन था। 6 महीने तक यह चालू रहा। गांधी जी सहित सारे सत्याग्रही पकड़े गए और कारागृह में रखे गए। अंत में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने गांधी जी के साथ सम्मानीय समझौता कर लिया। भारतीयों के नागरिक अधिकार को मान्यता दी गई। इस प्रकार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों को आत्मसम्मान दिलाने वाले नेता बन गए। सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष का एक अनूठा मार्ग विश्व के राजकीय इतिहास में एक नया अध्याय बन गया। साधारणतः राजनीति में धोखाधड़ी, हत्याकांड और हिंसाचार को मान्यता है ऐसा समझा जाता है। इसकी नीति यही रहती है कि जो कुछ हुआ है वो न्यायोचित ही है। परंतु गांधी जी ने यह सिद्धांत सिखाया कि लक्ष्य और पूर्ति का मार्ग दोनों भी पवित्र और नैतिकता पर आधारित हो। उन्होंने इस सिद्धांत को अपने व्यवहारिक जीवन का अंग बनाया। प्रेम और अहिंसा का मार्ग ही यह संभव कर सकता है, ये दिखा दिया। महात्मा गांधी। गांधी जी अब विश्व विख्यात व्यक्ति बन गए। अहिंसात्मक संघर्ष सत्याग्रह के कारण पश्चिमी राष्ट्रों के प्रसिद्ध व्यक्ति उन्हें ईसा मसीह का अवतार समझने लगे।
वे दक्षिण अफ्रीका में 22 वर्ष रहे। जब वे अंतिम रूप से भारत लौटे तो लाखों देशवासियों ने महात्मा गांधी कहकर उनका सम्मान और स्वागत किया। सर्वोदय। गांधी जी ने अहमदाबाद के पास सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। जिस मार्ग का उन्होंने अपने जीवन में प्रयोग किया वो अर्थात सबका कल्याण नाम से ज्ञात हुआ। इसी मार्ग का अवलंब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी किया था। दक्षिण अफ्रीका में फोनिक्स सेटलमेंट और टॉल्स्टॉय फार्म नामक 2 संस्थाओं की शुरुआत की थी। इन आश्रमों का उद्देश्य था सादा रहन सहन और उच्च विचार। उनका विश्वास था कि इस प्रकार के जीवन मार्ग को अपनाकर सबका कल्याण सुनिश्चित हो सकता है। जैसे को वैसा ये सच्चा धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ बदला लेना नहीं है। उनकी इच्छा थी कि हर व्यक्ति सत्य, धर्म और प्रेम युक्त जीवन बिताए, समाज में सत्य, दया और प्रेम स्थापित करने प्रयत्न करे। गांधी जी का यह विश्वास था कि इस प्रकार का जीवन बिताने से जो सात्विक शक्ति प्राप्त होगी वो विनाशकारी शक्ति का परिवर्तन कर सकेगी। गांधी जी भारत के नेता। भारत में भी लोग ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति पाने हेतु संघर्ष कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस दिशा में प्रयासरत थी। सन 1919 में पंजाब में जलियांवाला बाग में जो लोग सभा के हेतु एकत्रित हुए थे, उन निष्पाप और निहत्थे लोगों से अंग्रेज सिपाहियों ने अत्यंत क्रूर बर्ताव किया। उस बाग के चारों ओर दीवारें थी। बाहर जाने के लिए एक छोटा सा दरवाजा था। सिपाहियों ने एकत्रित लोगों पर निर्दयता से गोलियां चलाईं, अनेक लोगों को घायल किया, मौत के घाट उतार दिया। इसी समय भारत के एक महान नेता लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई। राष्ट्र समर्थ नेता की खोज में था। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष करने वाले सत्याग्रह के नेता महात्मा गांधी की ओर भारतीय लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और स्वाभाविकतया गांधी जी को नेतृत्व प्राप्त हुआ। उनके शब्दों में जादू था। उनका आचरण निर्दोष और स्वच्छ था। उन्होंने राष्ट्र में नव चैतन्य भर दिया। उनके नेतृत्व में निर्बल स्त्री पुरुष, बच्चे ही नहीं तो निष्पाप किसान भी अहिंसात्मक लड़ाई के लिए तैयार हो गए थे। वे अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार थे। स्वार्थ, त्याग और सेवा, ये राष्ट्र बन गया। 3 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 5 प्रमुख मुक्ति संघर्ष छेड़े। सन 1920 से 1922 में असहकारिता आंदोलन में शालाएं, महाविद्यालय, न्यायालय, कानून सबका बहिष्कार किया गया। इसमें गांधी जी खुद बंदी बनाए गए और उन्हें 6 वर्ष का कारावास दिया गया। उस समय विश्व के संपूर्ण सुसंस्कृत लोगों का ध्यान उनके मुकदमे की ओर आकर्षित हुआ। सन 1922 में हिंदू मुस्लिम झगड़े शुरू थे। धार्मिक उन्माद के कारण अनेक आहत हुए, मारे गए। गांधी जी के दिल को चोट पहुंची। उन्होंने अपने पुत्र देवदास को बुलाकर कहा, जाओ, जहां जहां भी हिंदू मुस्लिम लड़ते हों उन्हें कहो ये द्वेष भावना ठीक नहीं है। उन्होंने तुम्हें मार डाला तो भी कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मेरे बेटे की मैंने आहुति दी। सन 1930-31 का विश्वविख्यात नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा से जाना गया। समुद्र के पानी से नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। इस एकाधिकार को तोड़कर गांधी जी ने यह दर्शाना चाहा कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। दिनांक 12 मार्च को गांधी जी अपने 79 विश्वासु अनुयायियों सहित साबरमती आश्रम से दांडी जाने के लिए पैदल निकल पड़े। दांडी साबरमती से 241 मील दूर समुद्र के पास है। हाथ में लाठी लेकर प्रतिदिन 10 से 15 मील वे चलते थे। 62 वर्ष के युवा का यह निश्चय सचमुच अनोखा था। सत्य की खोज में निकले वो मानो अकेले व्यक्ति थे। उनकी इस कृति ने ब्रिटिश साम्राज्य के नींव को हिला दिया। सन 1932 में जब गांधी जी सींखचों में बंद थे, एक अभूतपूर्व घटना घटी। राजकीय सुधार के नाम पर ब्रिटिश सरकार ने लाखों को अस्पृश्य कहकर हिंदू समाज से दूर किया। तोड़ो फोड़ो और राज करो, ये उनकी नीति थी। सन 1924 में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने 21 दिन उपोषण किया था। अस्पृश्यता हिंदू समाज के लिए कलंक है, इस कलंक को मिटाना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। सरकार जो कुछ कर रही थी उसे देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और आमरण उपोषण का उन्होंने निश्चय किया। संपूर्ण राष्ट्र क्षुब्ध हो उठा।
सरकार को अपनी मूर्खता का अनुभव हुआ और अपनी नीति को छोड़ दिया। जनता जागृत हो गई। मंदिर, कुएं और सार्वजनिक जगह अस्पृश्यों के लिए खुले घोषित कर दिए गए। गांधी जी अस्पृश्यों को हरिजन कहते। उन्होंने 3 पत्रिकाएं हरिजन सेवक, हरिजन बंधु और हरिजन शुरू की। तीनों पत्रिकाएं हरिजनों की सेवा में अर्पित थीं। अस्पृश्यता निवारण जब तक न होगा तब तक साबरमती आश्रम में प्रवेश न करने की शपथ ली। वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कर वहीं रहने लगे। सन 1941 में सत्याग्रह ने एक अलग मोड़ लिया। उसे प्रतीकात्मक सत्याग्रह कहा गया। इसका स्वरूप पहले सामूहिक सत्याग्रह से बिल्कुल अलग था। गांधी जी के चुने हुए या अनुमति दिए हुए व्यक्ति ही सत्याग्रह कर सकते थे। सत्य शोधक गांधी जी ने यह परिवर्तन इसलिए किया कि उन्हें ज्ञात था कि सामूहिक सत्याग्रह पूर्णतः हिंसा से मुक्त नहीं था। इस प्रकार सत्याग्रह को जितना संभव हो सके उतना हिंसा से दूर रखने का प्रयास उन्होंने किया। सन 1942 में स्वतंत्रता का अंतिम संघर्ष छेड़ा गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा था। इस संघर्ष में गांधी जी ने करो या मरो ये उत्तेजनात्मक संदेश दिया था। ये संघर्ष पूर्णतः अहिंसात्मक होगा, ऐसी गांधी जी की अपेक्षा थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्र में स्वतंत्रता की भावना उफन उठी। हजारों की संख्या में लोग बंदी बनाए गए। उन्हें लाठी और बंदूक का सामना करना पड़ा। प्राणों की बाजी लगा दी गई। संपूर्ण राष्ट्र विदेशी साम्राज्य के विरोध में खड़ा हो गया। लोगों ने सारे क्लेश परेशानियां बिना किसी आक्षेप, द्वेष या घृणा के आनंद से सह ली। विश्व के इतिहास में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति अद्वितीय है और इस अद्वितीय संघर्ष का सारा श्रेय महान नेता गांधी जी को ही है। कसौटी का क्षण। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, परंतु उसका विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान। गांधी जी देश विभाजन के पूर्ण विरोध में थे। यद्यपि देश का विभाजन हुआ था, फिर भी हिंदू मुस्लिम झगड़े समाप्त नहीं हुए, बल्कि और बढ़े। लाखों लोग बेघर हो गए। अनेक लोग अपने प्रियजनों को खोकर अनाथ हो गए। पूर्व बंगाल में नोआखाली और तिप्पेरा में हिंदुओं का जो कत्ल हुआ और स्त्रियों पर जो अमानुष अत्याचार हुए, ये मानवता पर कलंक है। मनुष्य राक्षस बन गया, ऐसा लगता था। आधी सदी गांधी जी ने प्रेम और अहिंसा इन तत्वों को अपने निजी जीवन तथा सार्वजनिक जीवन में आचरण में लाने का प्रयत्न किया, परंतु अब उन्हें वे तत्व संपूर्णतया असफल दिखाई दिए। बर्बरता का साम्राज्य फैला था। ऐसी अत्यंत भयावह स्थिति में गांधी जी ने अपने तत्वों को परखने का प्रयत्न किया। शांति दूत बनकर उन क्षेत्रों में जाने का उन्होंने निर्णय लिया। राजनीतिक उन्माद, धर्मांधता, क्रूरता की सीमा तक पहुंच चुकी थी, फिर भी हिंदू मुस्लिमों में शांति स्थापित करने का उन्होंने निश्चय किया। गांधी जी की आयु 77 वर्ष की थी। फिर वे गांव-गांव पैदल गए। दुखी पीड़ित लोगों में उन्होंने आशा और हिम्मत निर्माण की। उन्होंने प्रार्थना सभाएं आयोजित की। हिंदू मुस्लिम दोनों को सलाह दी। दया का एक उदात्त जीवित कार्य था। साधारण मनुष्य देवत्व की ऊंचाई तक चढ़ सकता है, इसका ये उदात्त प्रमाण है। उस दुर्दैवी क्षेत्र में शांति प्रस्थापित हुई। दोनों समाज अपने किए लज्जास्पद मूर्ख कृत्यों का अनुभव करने लगे। गांधी जी दिल्ली वापस आए और बिरला गृह में रहने लगे। वो दिन 30 जनवरी 1948 शुक्रवार था। गांधी जी रोज सायंकालीन प्रार्थना सभा में शाम 5:30 को जाते। प्रार्थना उनकी आत्मिक शक्ति थी। उस दिन वे प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे। नाथूराम गोडसे को ऐसा लगता था कि गांधी जी मुस्लिमों के पक्ष में हैं और उन्हें मारकर वो हिंदुत्व की रक्षा करेगा। जैसे ही गांधी जी प्रार्थना सभा में आए, गोडसे ने झुककर उन्हें सादर प्रणाम किया और 3 गोलियां उन पर दाग दी। श्रीमद् भगवत गीता का शाश्वत संदेश देने वाली साक्षात मूर्ति गांधी जी अब नहीं रहे। इस दुखद घटना से सारा विश्व कांप उठा। मनुष्य को दया की राह दिखाने वाला महान उदात्त चैतन्य रूप इस दुनिया से लोप हो गया। भावना प्रधान हृदय वाले सारे दुख से रो पड़े। गांधी जी की देन।
गांधी जी ने जिस स्वराज्य या स्वतंत्रता का स्वप्न देखा था वो केवल राजकीय नहीं था। उन्हें एक नया व्यक्ति जो नया समाज, नई संस्कृति और नए सुधार के लिए प्रयत्नशील रहेगा निर्माण करना था। रामराज पृथ्वी पर देवों का राज, नई सामाजिक व्यवस्था को वे रामराज कहते थे। प्रेम, यही एकमात्र कानून वहां होगा। सब कर्तव्य दक्ष होंगे। वहां जाति, धर्म और समाज का भेद न होगा। अस्पृश्यता नहीं होगी। धर्म की दृष्टि में सब समान रहेंगे। पसीना बहाकर सब जिएंगे। बौद्धिक काम करने वाले या श्रमिक समान होंगे। कोई श्रेष्ठत्व का दावा नहीं करेगा। नशीले मादक पेय नहीं होंगे। स्त्रियों को सम्मान दिया जाएगा। अपनी मातृभूमि के लिए हर कोई बलिदान के लिए तैयार रहेगा। इस तरह की सामाजिक स्थिति को गांधी जी सर्वोदय कहते थे। सर्वोदय का अनुभव लेने के लिए मनुष्य को अपने साथियों के साथ रहना होगा। अन्य जीवित प्राणियों के साथ रहकर प्रकृति और उसकी विविधता समझनी होगी। निचले और दुर्लक्षित समाज की सेवा करना, यह सर्वोदय की ओर बढ़ने वाला गांधी जी का पहला कदम था। ज्ञान, संपत्ति और धर्म नीति विरहित हो तो वो मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। सच्चे धर्म की खातिर गांधी जी शहीद बन गए। नेता की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। पुनः उसे स्वयं की कसकर परीक्षा करनी चाहिए और दूसरों का नेतृत्व करने के लिए वो सक्षम है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। उसके अनुयायी जो करते हैं उसकी सारी नैतिक जिम्मेदारी उसकी है, ये समझना चाहिए। यदि ऐसा करने में वो स्वयं को असमर्थ पाता है तो उसे कार्यक्षेत्र से निवृत्त होना चाहिए। आत्म परीक्षा और आत्मविश्वास के साथ उसने इस अपूर्ण जग को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए कार्य करना चाहिए। ये अमर संदेश गांधी जी ने हमें दिया है। सत्य के प्रति समर्पण और प्रार्थना, ये दीप गांधी जी हमारे लिए छोड़ गए हैं। एक भी दिन वे प्रार्थना के बिना नहीं रह सकते थे। मौन प्रार्थना, ये मेरी सर्वोच्च शक्ति है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जब हम ये प्रार्थना सुनते हैं, गांधी जी की स्मृति जागृत हो जाती है। उनकी अदृश्य आत्मा वहां होती है और सबको आशीर्वाद देती है। पतित जनों का उद्धार, ये धर्म का कार्य है। ये मनुष्य की सद्भाव कल्याणकारी शक्ति है। उसे कोई भी नाम दो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। सभी का जीवन आलोकित हो, यह अक्षय संदेश गांधी जी मनुष्य के लिए छोड़ गए हैं। बचपन में गांधी जी भूत पिशाच से डरते थे। इस भय से मुक्ति पाने के लिए रंभा नामक दाई ने उन्हें श्री राम का नाम पुनः पुनः लेना सिखाया था। इससे उनमें आशा और हिम्मत बढ़ी। वो दिन रात इसका जाप करने लगे। ये बात ध्यान देने लायक है कि जब हत्यारे ने उन पर गोली दागी और उनका शरीर चिर निद्रा के लिए धरती मां की गोद में गिर पड़ा तो उनके मुख से आखिरी शब्द निकले थे, हे राम। महात्मा गांधी को उन पर प्रेम करने वाले देशवासी बापू कहते थे। बापू हमेशा हमेशा के लिए संत के रूप में और महान नेता के रूप में याद किए जाएंगे। दोस्तों, गांधी जी का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे विचार की यात्रा है जिसने पूरे युग की दिशा बदल दी। उन्होंने दिखाया कि सत्य और अहिंसा की शक्ति किसी भी हथियार से अधिक प्रभावशाली होती है। उनके सिद्धांत सत्याग्रह, स्वदेशी और सर्वधर्म संभाव आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उनके समय में थे। गांधी जी ने हमें यह सिखाया कि बदलाव की शुरुआत हमेशा अपने भीतर से होती है। जब हम स्वयं को अनुशासन, सादगी और करुणा से जोड़ लेते हैं तो समाज, राष्ट्र और दुनिया सब में एक नई रोशनी फैलती है। तो दोस्तों, अगर आपको महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़े यह प्रेरक प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बुक्स इन वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार।